समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर एक ऐसी जगह जहां बादल और पहाड़ एक हो जाते हैं। मसूरी। लोग इसे क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं, पर मेरे लिए इट्स अ परफेक्ट एस्केप। 3 दिन सॉलिड लोकेशंस और एक अनफॉरगेटेबल सफर। जॉर्ज एवरेस्ट पीक के मैजिकल सनसेट से लेकर तलाई हिल्स के अनरियल सनराइज तक। मसूरी की गुनगुनाती हुई मॉल रोड से लेकर पहाड़ों को चीरते हुए केम्प्टी फॉल्स के झरने तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, मसूरी की इस भीड़ भाड़ से दूर बादलों के बीच बसे लेंडोर के उस 100 साल पुराने विंटेज सुकून तक। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा अपने 3 दिन के मसूरी और लेंडोर ट्रिप पर। कैसे पहुँचा, कहाँ रुका, क्या एक्सप्लोर किया, और वो सब जिसने इस सफ़र को यादगार बना दिया। अगर आप मसूरी अपनी कार से नहीं आ रहे हो तो आप प्राइवेट या गवर्नमेंट बस लेके या फिर ट्रेन से देहरादून पहुंच सकते हो। उसके बाद आगे के लिए लोकल बसेस या शेयर टैक्सीज आसानी से मिल जाती हैं। जो लोग बाय एयर आना चाहते हैं उनके लिए देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट ऑप्शन है। काफ़ी लोग देहरादून से ही बाइक्स या स्कूटी रेंट पर ले लेते हैं और फिर देहरादून से मसूरी के सफ़र को उस हवा की ताजगी के साथ महसूस करते हुए तय करते हैं। लेकिन हम पहाड़ों के इन घुमावदार रास्तों को काटते हुए अपनी कार से सीधा पहुंचे मसूरी। मसूरी में मॉल रोड के 2 एंड्स हैं, एक है लाइब्रेरी चौक साइड और दूसरी पिक्चर पैलेस साइड। देहरादून से आने वाली प्राइवेट बसेस भी आपको इसी एंड पर ड्रॉप करती हैं। अगर आप मॉल रोड पर होटल ले रहे हो तो जिस भी एंड से आपका होटल पास हो, आप उस तरफ अपना व्हीकल पार्क कर सकते हो। हमने कार ओवरनाइट पार्किंग में खड़ी की, जिसका चार्ज सुबह 10 से रात के 10 बजे तक 200 रुपये होता है और ओवरनाइट के लिए 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं। पिक्चर पैलेस के आसपास आपको काफ़ी सारे फूड और होटल ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो अगर आपने पहले से बुकिंग नहीं की है तो यहाँ आकर भी स्टे ढूंढा जा सकता है। स्टे के लिए वैसे तो मॉल रोड पर ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, पर अगर आपको एक बजट फ्रेंडली और चिल वाइब चाहिए तो हॉस्टल्स आर द बेस्ट। चाहो तो यहाँ गो स्टॉप्स, शैलोम बैकपैकर्स या हॉस्टल जैसे पॉपुलर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। हाँ जी, तो हम अभी चल रहे हैं फ़िलहाल जॉर्ज एवरेस्ट के लिए। अभी टाइम हो रहा है 4:21 और अभी हम मॉल रोड से निकल रहे हैं, चलेंगे जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ। अभी यहाँ से करेंगे स्कूटी रेंट। हम कवर करने वाले हैं वहाँ पर सनसेट। तो अभी मैं हूँ पिक्चर पैलेस वाली साइड पे, और यहीं पे अगर आप पीछे देखो, ये वाली साइड से इधर आओगे तो यहाँ पर आपको स्कूटी रेंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगी। भैया आपको इधर मिल जाएंगे और आपसे स्कूटी यहाँ से आप रेंट कर सकते हो। देख सकते हो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। बाइक भी है। इनका जो प्राइस है वो सीज़न से सीज़न डिपेंड कर सकता है। अगर ज़्यादा भीड़ है तो ज़्यादा भी हो सकता है। अभी जो है वो 400 रुपये पर डे के हिसाब से मिल रही है। आपको रात को 9 बजे के आसपास तक वापस करनी होती है। हमने स्कूटी रेंट की और निकल गए जॉर्ज एवरेस्ट पीक की तरफ। पिक्चर पैलेस से जॉर्ज एवरेस्ट बेस कैंप तक लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ के रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि डिस्टेंस और टाइम का पता ही नहीं लगता। आप जो मेरे पीछे पूरा एरिया देख रहे होंगे, ये कुछ जॉर्ज एवरेस्ट के नीचे से स्टार्टिंग पॉइंट है, और अभी हम यहाँ से इस वाले रास्ते से कुछ ऊपर की तरफ जाएंगे। आप यहाँ से स्कूटी और ऊपर 4 व्हीलर वगैरह लेके जा सकते हो। आपको वहाँ पार्किंग देनी होगी, और यहाँ अदरवाइज़ आप यहाँ नीचे भी पार्क करके जा सकते हो। तो ऊपर चलते हैं, देखते हैं। वहाँ पर कुछ एंट्री फ़ीस भी होने वाली है, जो कि कुछ 200 रुपये पर हेड है। पहले ये नहीं लगती थी, अभी इन्होंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। बाकी आप एक बारी पीछे का यहाँ पे व्यू देखो, कितना अच्छा लग रहा है। एक सूदिंग सा माहौल है। इधर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है इधर। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं सनसेट। बेस कैंप से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस तक का रास्ता पेड़ों से घिरा हुआ है और एकदम पीसफुल लगता है। और यहाँ पर जो एंट्री फीस है वो कुछ 200 रुपये पर पर्सन है, जो कि जनरल टिकट है। और मेरे को यहाँ पे ड्रोन के लिए मना कर दिया है, क्योंकि अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुकी है और यहाँ पर चॉपर्स भी चलते हैं, तो ड्रोन की एंट्री नहीं है। ड्रोन नहीं ले जा सकते, तो वो वहीं पर जमा कर दिया। अदरवाइज़ मेरे को ड्रोन के शॉट्स लेने थे। थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है, बट ठीक है। यहाँ पीक और हाउस के लिए अब 200 रुपीज़ की एंट्री टिकट लगती है, और टिकट लेने के बाद सामने दिखता है द हिस्टोरिक जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को 1832 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने बनवाया था। सर जॉर्ज एवरेस्ट इंडिया के सर्वेयर जनरल थे और उन्होंने इसी घर को अपना लेबोरेटरी और ऑब्जर्वेटरी बनाया था। पूरे 11 साल उन्होंने यहाँ बिताए।
इंडिया का मैप डिज़ाइन करने और बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में। तो जो आप इधर देख रहे हो ये है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, और ये सामने ऊपर की तरफ वहाँ जो जाएंगे वो है जॉर्ज एवरेस्ट पीक। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो अभी वो है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, और हम जाने वाले हैं जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर सनसेट देखने के लिए। मेरे पीछे का एरिया कुछ इस तरीके से है, और ये पीछे पीछे कुछ शॉप्स हैं खाने पीने के लिए, छोटा मोटा आप इधर खा पी सकते हो। और इस रास्ते से चलेंगे ऊपर, करेंगे ट्रैक। तो इन्होंने जो एंट्री पॉइंट है हमारा जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है उधर से, वहाँ पर इन्होंने एक कॉन्सेंट फॉर्म भरवाया है। पहले ये सब नहीं भरवाते थे बिकॉज अब ये प्रॉपर्टी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो चुकी है, तो अब कॉन्सेंट फॉर्म पूरा सब कुछ भरवा रहे हैं। करीब 1-1.5 किलोमीटर का यह ट्रैक आपको थोड़ा थका ज़रूर देगा, लेकिन ट्रैक करते हुए सूरज की हल्की रोशनी में जो ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ दिखते हैं वो अनमैचेबल हैं। इस जगह से जो व्यू आ रहा है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। कुछ धुंधला सा है, लेकिन जो दिख रहा है ना इन आँखों से वो कैमरा भी नहीं देख सकता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी हम काफ़ी ऊपर चढ़ के आ गए हैं, और बस ये वाला थोड़ा सा पहाड़ रह गया जो जॉर्ज एवरेस्ट पीक के लिए पहुंचना है। लेकिन आप पीछे कुछ झंडे देख रहे होंगे जो कि अब काफ़ी बुरी हालत में है। मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पर आया था उस टाइम को हो चुका है, कुछ 3-4 साल हो चुके हैं, तो उस टाइम पर ये बहुत अच्छा था। इधर से यहाँ से लेके पूरे नीचे तक ऐसे फ्लैग्स लगे हुए थे यहाँ पर। व्यू वाइज अभी भी ऑब्वियसली सेम है, सारी चीज़ें सेम हैं, बट ये वाली चीज़ जो कुछ एस्थेटिक पार्ट था ये चीज़ें मिसिंग है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इस बार डाउन लगा एज़ कम्पेयर टू द लास्ट टाइम व्हेन आई केम हियर। अब वो 200 रुपये भी वो एंट्री फ़ीस ले रहे हैं। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अब इसको बना लिया है तो उसको और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फ्लैग्स लगा सकते हैं। तो ये वाली चीज़ एक मुझे थोड़ा सा मिस पॉइंट यहाँ पर लगा। पीक पर पहुंचकर जब सूरज को इन पहाड़ों के बीच से ढलते देखा तो पूरे रास्ते की थकान एक झटके में वर्थ इट लगने लगी। दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी ट्रैवल फॉर। एक ऐसी जगह जहां से मसूरी का असली स्केल समझ आता है। एक तरफ पूरी दून वैली का व्यू और दूसरी तरफ पीछे ढलता हुआ सूरज पूरे आसमान को ऑरेंज, पिंक और पर्पल रंगों से भर देता है। इट फील्स लाइक स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द वर्ल्ड। तो एक गार्ड भैया ऐसे ऊपर हैं जो पीक से टाइम से निकाल देते हैं कि आप लोग चलिए नीचे पहुँचिए टाइम से। और नीचे जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस वाला जो वहाँ पर पूरा लॉन वाला एरिया है, वहाँ पर हम कुछ देर रुक सकते हैं, खा पी सकते हैं, तो आप वहाँ बैठ सकते हो। और यहाँ पर कुछ लोग सनसेट के लिए आते हैं, कुछ लोग सनराइज़ के लिए भी आते हैं। दोनों पॉइंट्स हैं, पूरा 360 डिग्री व्यू है, तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जॉर्ज एवरेस्ट पीक से लौटकर मसूरी मॉल रोड पर टहलने निकल गया। रात होते ही मसूरी एक अलग ही जोन में चला जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पहाड़ों पर हजारों जुगनू छोड़ दिए हों। पर मसूरी की सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? यहाँ का अनप्रिडिक्टेबल वेदर। यहाँ का मौसम हर 5 मिनट में अपनी करवट बदलता है। एक पल आपको बिल्कुल क्लियर चमकती हुई दून वैली का नज़ारा दिखेगा और अगले ही पल बादल और धुंध इतनी तेजी से आएंगे कि आपके सामने खड़ा इंसान भी दिखना बंद हो जाएगा। इट्स एब्सोल्युटली अनरियल। इस बदलते मौसम के बीच वी एंटर्ड द हार्ट ऑफ द टाउन, द मॉल रोड। रात के वक्त यहाँ कार्स अलाउड नहीं होती, तो आप सुकून से पैदल घूम सकते हो। अगर शॉपिंग की बात करें तो पिक्चर पैलेस साइड से लेकर लाइब्रेरी चौक तक पूरा रास्ता लोकल शॉप से भरा हुआ है। यहाँ का कुल्लू शॉल मार्केट, वुडन हैंडीक्राफ्ट्स, कस्टम की चेन्स और गर्म कपड़े बहुत फेमस हैं। सोवनियर्स लेने के लिए ये सबसे बेस्ट जगह है। टहलते हुए हम पहुंचे मॉल रोड के दूसरे एंड पर, यानी लाइब्रेरी चौक। इस चौक का नाम यहाँ की आइकॉनिक ब्रिटिश एरा पब्लिक लाइब्रेरी पर रखा गया है, जो 1843 से यहाँ खड़ी है। यह जगह मसूरी का एक बड़ा कल्चरल हब है। लाइब्रेरी चौक के आसपास आपको मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च सब एक ही स्ट्रेच में मिल जाते हैं। यह जगह एकदम हिल स्टेशन वाली केओस और पीस का परफेक्ट मिक्स लगती है। और जब ऐसी ठंड में भूख लगे तो मॉल रोड पर फूड ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। अगर आपको ऑथेंटिक टिबेटन फूड और जूसी मोमोज खाने हैं तो कालसंग इज अ मस्ट विजिट स्पॉट। स्पाइसी टिबेटन स्ट्रीट फूड ट्राई करना है तो मॉल रोड पर मिलने वाली हॉट और ड्राई लाफिंग बिल्कुल मिस मत करना।
नॉर्थ इंडियन और मुगलई क्रेविंग के लिए भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर पहाड़ों में घूमते घूमते आपको वही कंफर्ट फूड चाहिए तो यहाँ डोमिनोज का ऑप्शन भी अवेलेबल है। डेजर्ट और कैफ़े लवर्स के लिए यहाँ का सबसे लेजेंडरी स्पॉट है द चिक चॉकलेट कैफ़े। अगर आपको एकदम कोजी विंटेज वाइब, लाइव म्यूज़िक और वैली व्यू चाहिए तो कैफ़े डी टेवर्न बहुत पॉपुलर है, जहाँ आप लाइव म्यूज़िक के साथ अपनी रात को एंड कर सकते हो। इसके अलावा रोड साइड स्टॉल्स पर मिलने वाली गर्मा गर्म मैगी और मोमोज और रात के वक्त वो गर्मा गर्म कढ़ाई वाला दूध इस ठंड में एक अलग ही सुकून वाला ऑप्शन है। मसूरी की इस पहली रात ने आने वाले दिनों के लिए बार बहुत हाई सेट कर दिया था। हाँ जी, तो टाइम हो रहे हैं अभी 5:37 AM और हम निकल रहे हैं दलाई हिल्स के लिए। सनराइज़ कैप्चर करने जा रहे हैं। देखते हैं चल के कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है। तो सुबह 5:30 बजे का मॉल रोड का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। सब सुनसान पड़ा है, सब बंद पड़ा है, कुछ एक दो लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो मॉल रोड इतनी चकाचक भरी रहती है हर टाइम, सुबह बिल्कुल खाली रहती है, एकदम बढ़िया लगता है। घूमना फिरना यहाँ पे भी अभी भी अच्छा लग रहा है। एक तो ठंडे ही है तो काफ़ी सही लग रहा है। दलाई हिल्स मसूरी के हैप्पी वैली एरिया में पड़ता है। पिक्चर पैलेस साइट से इसका डिस्टेंस लगभग 6 से 7 किलोमीटर है। जब आप यहाँ बेस पर पहुँचते हो तो पीक तक का एक छोटा सा इजी 10 मिनट का पैदल वॉक है। हाँ जी, तो फाइनली पहुँच गए हैं अभी दलाई हिल्स के टॉप पर। ये देखो पीछे लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू है। अभी सनराइज़ नहीं हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हम यहाँ पर अकेले हैं, कोई और नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम पर। एक ठंडी हवा, एक सुकून। एक साइड पीछे चंदा मामा भी दिख रहे हैं और दूसरी साइड सूरज चाचा दिखने वाले हैं हमें। ये बहुत परफेक्ट टाइमिंग है। आप इस टाइम पर यहाँ पर दलाई हिल्स ज़रूर आ सकते हो इस सनराइज़ को विटनेस करने के लिए। जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हो तो सबसे पहले आपका वेलकम करती है हर तरफ बंधी हुई, हवा में तेजी से लहराती टिबेटन प्रेयर फ्लैग्स। इसी जगह पर लॉर्ड बुद्धा की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और सीरीन स्टैचू इंस्टॉल की गई है जो पूरी वैली को लुक ओवर करती है। यहाँ की वाइब्रेशन में एक अलग ही कामिंग एनर्जी है। और जब यहाँ से सूरज निकलता है तो आसमान में जो गोल्ड और ऑरेंज रंगों का ब्लास्ट होता है वो अनरियल है। नीचे पहाड़ों और खाइयों पर ढलती हुई धुंध की चादर और ऊपर चमकती हुई गढ़वाल हिमालयन रेंज आपको यहाँ से साफ दिखती है। ड्रोन से यह व्यू ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर किसी अलग ही दुनिया में खड़े हो। और इसी दलाई हिल से एक बहुत ही क्लियर और प्राउड ग्लिम्स मिलती है लिबासना की, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देश के फ्यूचर IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग ग्राउंड। सुबह की शांति में जब आप इस प्रीमियर एकेडमी को ऊपर से देखते हो तो एक अलग ही इंस्पायरिंग वाइब महसूस होती है। सुबह सुबह की इस ठंड में इस लेवल का सुकून, बादलों का घेरा और यह नज़ारा देखने के बाद हमारी डे 2 की शुरुआत एकदम परफेक्ट हो चुकी थी। दलाई हिल से वापस लौटे और फिर हम निकल गए मसूरी के सबसे फेमस स्पॉट केम्प्टी फॉल्स की तरफ। मसूरी मेन टाउन से यह वाटरफॉल लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ते में ही एक जगह से जब हमने दूर से इस वाटरफॉल को देखा तो इसका स्केल समझ आया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाता हुआ यह झरना दूर से ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने कोई सफ़ेद चादर ओढ़ रखी हो। केम्प्टी फॉल्स पहुंचकर आपको गाड़ी पार्किंग में खड़ी करनी होती है। अब यहाँ से मेन वाटरफॉल यानी नीचे पूल तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला है लोकल मार्केट के बीच से जाती सीढ़ियों का रास्ता, जहाँ से आप पैदल नीचे जा सकते हो, और दूसरा है यह रोपवे राइड। अगर आप थकान से बचना चाहते हो और ऊपर से पूरे वाटरफॉल का एक टॉप एंगल व्यू देखना चाहते हो तो रोपवे राइड बेस्ट ऑप्शन है। केम्प्टी फॉल्स मसूरी के सबसे पुराने और आइकॉनिक टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। ब्रिटिश एरा से ही लोग यहाँ घूमने आते रहे हैं। कहा जाता है कि इसका नाम कैंप टी से निकला है क्योंकि 1830s के दौरान ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज यहाँ अक्सर बड़ी बड़ी टी पार्टीज और पिकनिक्स के लिए आया करती थी।
नीचे पहुंचते ही जो पहली चीज़ आपको हिट करती है वो है पानी की रोरिंग आवाज़ और हवा में उड़ती ठंडी मिस्ट। यहाँ एक बड़ा सा प्लंज पूल बना हुआ है जहाँ लोग नहाते हैं और चिल करते हैं, और इसका पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा होता है। केम्प्टी फॉल से लौटने के बाद मैंने अपनी स्कूटी घुमाई एक ऐसी जगह की तरफ जहाँ मसूरी की भीड़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी क्लाउड्स एंड। मॉल रोड से इसका डिस्टेंस लगभग 7 से 8 किलोमीटर है और यहाँ जाने का रास्ता डेंस ओक और देवदार के जंगल से होकर गुजरता है। क्लाउड्स एंड को मसूरी का ज्योग्राफिकल एंड यानी आखिरी छोर कहा जाता है। तो ये अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है कुछ क्लाउड एंड व्यू पॉइंट, और यहाँ से अगर हम थोड़ी सी आगे चले जाते हैं, आगे की तरफ जाएंगे तो एक क्लाउड एंड फॉरेस्ट रिजॉर्ट करके भी है। वहाँ पर कुछ एंट्री चार्जेस हैं उनकी, अगर आप वहाँ विज़िट करना चाहते हो तो ज़रूर कर सकते हो। बट यहाँ से पूरा व्यू दिखता है। अभी क्योंकि फॉग ज़्यादा है तो पूरे बादल ऊपर आ रखे हैं, तो इस वजह से यहाँ से पीछे पहाड़ियों का व्यू इतना अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है। बट यही है वो जो पॉइंट है, तो आप आ सकते हो यहाँ पर, अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर भी ला सकते हो। ऐसे यहाँ पर कुछ इतना रश नहीं है। भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों की रियल साइलेंस को फील करने के लिए यह बेस्ट स्पॉट है। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो यहाँ से आगे बिनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी ट्रेल्स जाती हैं। क्लाउड्स एंड को कवर करने के बाद वापस आते हुए आप मसूरी का कंपनी गार्डन्स भी विजिट कर सकते हो। पहाड़ों के इन अलग अलग रूप को देखने के बाद जब हम वापस लौटे तो हमने एक्सप्लोर किया मॉल रोड का एकदम वाइब्रेंट डे व्यू। रात के मुकाबले दिन में यह जगह बिल्कुल ही अलग एनर्जी होल्ड करती है। ऊंचे पहाड़ों के बीच बनी ये मार्केट ब्राइट धूप में और भी ज्यादा कलरफुल, रॉ और लाइवली लगती है। अगर आपको यहाँ की ब्रिटिश एरा हेरिटेज और विंटेज बिल्डिंग्स को ढंग से नोटिस करना है तो दिन का वक्त सबसे बेस्ट है। और देखते ही देखते धूप ढली और वही ठंडी हवाएं, लाइट्स में चमकती हुई मार्केट और हर तरफ से आती गर्मा गर्म स्ट्रीट फूड की खुशबू। बदलते मौसम के इस हसीन खेल के बीच मसूरी की इस आखिरी शाम को हमने पूरी तरह जिया। हाँ जी, तो आज है डे 3 और हम निकल रहे हैं अभी लैंडोर के लिए। तो मसूरी की इस प्यारी सी मॉल रोड को बाय करने का टाइम आ गया है, जो मसूरी का हार्ट है। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा पसंद है मसूरी की मॉल रोड, जो हमारे लैंडोर का जो डिस्टेंस है वो कुछ 3.5 किलोमीटर्स है पिक्चर पैलेस से। आप स्कूटी व कार वगैरह कैसे भी जा सकते हो। स्कूटी से जाओगे या बाइक से जाओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अगर ट्रैफिक है तो आप फंस सकते हो। तो इवनिंग्स में मोस्टली ट्रैफिक रहता है। मसूरी का यह रूप तो कमाल था ही, पर हमारा प्लान यहीं ख़त्म नहीं होता। अगली सुबह हमें निकलना था एक और अलग दुनिया के लिए, जो मसूरी से भी ज़्यादा शांत, पुरानी और एकदम विंटेज वाइब होल्ड करती है। हम जा रहे थे लैंडोर। 1830s में ब्रिटिशर्स के दौरान बसाया गया ये छोटा सा ब्यूटीफुल कैंटोनमेंट टाउन है। मसूरी से लैंडोर का ये छोटा सा रास्ता एकदम कमाल का है। ऊंची और बेहद नैरो गलियों से निकलते हुए हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो पूरी मसूरी वैली का एक ब्रेथटेकिंग नज़ारा सामने आने लगता है। और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमारा सबसे पहला स्टॉप था चार दुकान। तो जहाँ मैं अभी हूँ ये जगह है लैंडोर चार दुकान। ये चार दुकान इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पीछे 4 दुकान बनी हुई हैं जो कि साइड बाय साइड ही हैं, तो उसी से ये चीज़ फेमस हो रखी है कि 4 दुकान वाला एरिया है। अभी यहाँ से आगे चलेंगे तो आगे चल के हमें मिलेगा लैंडोर बेक हाउस और केलॉग्स मेमोरियल चर्च वाली साइड। बाकी यहाँ पर अगर आप आते हो तो आपको 2 व्हीलर की पार्किंग देनी होती है, वो 50 रुपीज़ है, और 4 व्हीलर की जो पार्किंग लगती है वो कुछ 100 रुपये के आसपास लगती है। तो ये वाला एरिया काफ़ी पीसफुल सा है। लैंडोर इज़ अ मस्ट प्लेस टू विजिट अगर आप मसूरी आ रहे हो। और ये जो 4 दुकान है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1910 से, मतलब 1910 से यहाँ पर है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने से ये चीज़ चलती आ रही है, तब से ये चीज़ें बनी हुई हैं। कहा जाता है कि पिछले 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से यह जगह बिल्कुल ऐसी ही है। सुबह सुबह की इस ठंड में यहाँ का आइकॉनिक गर्मा गर्म बन मस्का और अदरक वाली चाय पहाड़ों पर एक अलग ही लेवल का सुकून देता है। चार दुकान से थोड़ा और ऊपर बढ़ते ही बीच में आता है लाल टिब्बा बायनोकुलर कैफे। इसके टॉप टेरेस पर लगे हाई पावर बायनोकुलर से आप बद्रीनाथ, केदारनाथ और बंदरपूंछ जैसी मैजेस्टिक स्नो कवर्ड माउंटेन रेंजेस को क्लियरली देख सकते हो। इस टेरेस पर जाने के लिए उन्होंने 50 रुपए की एक छोटी सी एंट्री टिकट भी रखी है। इन खूबसूरत और शांत रास्तों से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे केलॉग्स मेमोरियल चर्च। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है केलॉग्स मेमोरियल चर्च, और ये कुछ इस्टेब्लिश हुई थी 1903 में।
अभी ये फ़िलहाल बंद है, लेकिन संडे को 10 AM का वर्शिप टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप विज़िट कर सकते हो। काफ़ी पीसफुल सी लोकेशन है, लैंडोर में ही है। और इधर से ही आगे निकल जाते हैं तो लैंडोर बेक हाउस जो है, जो कैफ़े है, वहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो। 1903 में बनी ये आइकॉनिक गोथिक स्टाइल चर्च देखने में किसी क्लासिक हॉलीवुड मूवी का सेट जैसे लगती है। हमने अपनी कार यहीं पार्क की और आगे का सफर पैदल ही शुरू कर दिया। केलॉग्स चर्च से पैदल पैदल ऊंची वादी और घने देवदार के पेड़ों के बीच से होते हुए हम निकले लैंडोर की सबसे फेमस लेन यानी सिस्टर्स बाजार की तरफ। लैंडोर में 2 सबसे पॉपुलर हैंगआउट स्पॉट्स हैं, लैंडोर बेक हाउस और फेमस ईट एट सिस्टर्स। लैंडोर बेक हाउस जो है वहाँ पर थोड़ी सी वेटिंग ज़्यादा रहती है, तो आपको लगभग एस्टिमेटेड टाइम कुछ 30 से 40 मिनट लग जाता है अपने ऑर्डर के लिए। काफ़ी पीसफुल लोकेशन है लैंडोर, तो आपको ज़रूर विज़िट करना ही चाहिए। अगर आप मसूरी आ रहे हो तो यहाँ पर आओ, यहाँ स्टे करो, और अगर आपको शोर नहीं पसंद है तो ये लोकेशन आपके लिए बेस्ट होने वाली है। लैंडोर बेक हाउस का एक विंटेज आर्किटेक्चरल लुक है। लोग यहाँ आकर इसके रस्टिक वुडन बोर्ड्स के सामने एक एस्थेटिक फोटो जरूर क्लिक करवाते हैं। इस विंटेज बेकरी के कोजी एम्बियंस में बैठकर हमने कुछ अमेजिंग डेजर्ट्स और कॉफ़ी एंजॉय की और अपनी इस लंबी ट्रिप को लैंडोर के इस हसीन सुकून में ढलते हुए देखा। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। लैंडोर के बाद धनौल्टी के रास्ते निकले सुरकंडा देवी टेम्पल की तरफ, जो समुद्र तल से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर है। उस पहाड़ों के बीच बसे इस शक्तिपीठ के एक्सपीरियंस को हम कवर करेंगे एक बिल्कुल नई वीडियो में। तो ये था मेरा 3 दिन का मसूरी और लैंडोर ट्रिप, जो एकदम दिल में बस गया। अगर आपको ये सिनेमैटिक सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है। मिलता हूँ आपसे एक नए सफ़र और एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।